नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो आइए आज अपन कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाई गई माइनर टेस्ट पेपर 10 यानी जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग का है, जो कलाम एकेडमी ने 10 नवंबर 2024 को आयोजित करवाया था। इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन देखेंगे और एक एक प्रश्न को अपन ध्यानपूर्वक समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले साथियों, कलाम एकेडमी ने जो माइनर टेस्ट पेपर 1 से 9 तक करवाए हैं, उनका सॉल्यूशन भी मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देखिए। और 2 उसके साथ में मेजर टेस्ट पेपर भी है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल रही है पूरे पेपर की, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेवे, आलिया एग्ज़ाम क्विज के नाम से हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पेपर की। इससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है इसके अंदर। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुल जनजाति जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत अंश के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीणा, भील, ग्रासिया फिर सहरिया। यहाँ पर पूछा अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो बुकलेट है 1 से 10 तक की बुकलेट भी मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, आपको साथ में PDF पेपर की PDF और बुकलेट की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी जो रीड के जो पेपर शुरू हुए हैं माइनर टेस्ट पेपर, वो भी अगर हमको मिलता है तो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी यहाँ पर 4 हैं, इसमें से कौन सा असंगत यानी असम्मिलित है। देखो पहला है कि महिला जनसंख्या प्रतिशत 48.14%। तो ये सही है। महिला जो जनसंख्या प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है? 48.14% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा है सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है 66.26 लाख, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखिए ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है यहाँ पर दिया है 24.9%। तो ये क्या है? यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये तीसरा यहाँ पर गलत हो गया। इसके बाद देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3%। तो ये यहाँ पर सही है। देखो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत है यहाँ पर कितना? 75.1%। ठीक है, कितना है? 75.1% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या है 5.15 करोड़। ठीक है, और अगर अपन नगरीय बात करें, नगरीय जनसंख्या, तो फिर आ जाएगा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो आ जाएगा कितना? 24.9%। ठीक है, 24.9% ये है नगरीय। ठीक है, ये नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, 24.9%। और ग्रामीण है 75.1%। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की औसत दशकीय वृद्धि दर राजस्थान के औसत दशकीय वृद्धि दर के सर्वाधिक नज़दीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता जो दर है इसमें लगभग कितना अंतर है? देखो साक्षरता दर कुल कितनी है 2011 के अनुसार? तो ये कुल है 66.1%। कितनी है? 66.1% है 2011 की साक्षरता दर। ठीक है, और 2001 में थी ये कितनी? 2001 में 60.4% थी। ठीक है,
2001 में। कब थी ये? 2001 के अंदर। कितनी थी? 60.4%। और 2011 में 66.1% है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछिए पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है। ठीक है। अब इनमें से अगर पुरुष साक्षरता अपन देखते हैं तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2%। ठीक है, यह है पुरुष। और महिला कितनी है? तो यहाँ पर जाएगा 52.1%। ठीक है, 52.1%। तो अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो अंतर कितना जाएगा? 27। कितना जाएगा? 27.1%। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाएगा? अंतर 27%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो यहाँ पर आ जाएगा अंतर कितना? 27 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 2001 से 2011 के मध्य 10 के जनसंख्या वृद्धि दर में दर्ज की गई है। अभी मैंने बताया 2001 से 2011 के मध्य, अच्छा वो प्रश्न दूसरा था। ठीक है, यहाँ पर पूछा जनसंख्या वृद्धि दर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 2001 2001 सबसे पहले बात करते हैं 2001 की। तो 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो यहाँ पर आ जाएगा 28.41%। ठीक है, 28.41% 2001 में। और 2011 में देखो 2011 में कितनी है? 21.3%। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर की बात करें, देखो अंतर कितना आ रहा है? 7.10% का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अंतर आ गया? 7.10 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 2011 में 28 थी। ठीक है, और 2001 में, ठीक है, 28 थी और 2011 में कितनी हो गई? 21। तो यहाँ पर घट रही है बढ़ रही है? तो यहाँ पर तो क्या हुई है? घटी है। ठीक है, कमी आई है। लेकिन देखो ऑप्शन में यहाँ पर कमी दी हुई नहीं है, यहाँ पर दिया है 7.10% की वृद्धि। और यहाँ पर जो आंसर माना गया है इसके अंदर, ठीक है, कलाम की जो आंसर की है इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है। 2001 से 2011 के मध्य क्या हुई है? जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, 7.10% की क्या हुई है? कमी हुई है। तो यहाँ पर 7.10% क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, ये होना चाहिए इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु यानी 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में है? 0 से 6 वर्ष का किस जिले में है? तो यह जाएगा कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कितना है? 934 ये सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? बांसवाड़ा का कितना है? 934। और न्यूनतम कहाँ का है? न्यूनतम है झुंझुनू का। ठीक है, झुंझुनू, न्यूनतम झुंझुनू का। तो झुंझुनू का कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 837। यह है न्यूनतम। सर्वाधिक है बांसवाड़ा का 934। और देखो अगर शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, ठीक है, शिशु लिंगानुपात, तो 2011 के अनुसार कितना शिशु लिंगानुपात? 888 है। कितना है? 888। और 2001 में कितना था? 2001 में था शिशु लिंगानुपात कितना था? 909। तो 2011 में क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, क्या हुई है? कमी। कितने अंकों की? 21 अंकों की यहाँ पर कमी हुई है। ठीक है, 21 की कमी हुई है यहाँ पर शिशु लिंगानुपात में। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 919। कितना है? 919 है भारत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? देखो ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात, तो यहाँ पर पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक।
ठीक है। तो सर्वाधिक ग्रामीण के अंदर क्या जाएगा, पाली, क्या जाएगा, पाली। कितना है पाली का, 1003, कितना, 1003, ठीक है। पाली का कितना, 1003। और टोंक का कितना है इधर, टोंक आ जाएगा नगरीय में, टोंक 985। देखो ये तो हो गई सर्वाधिक की बात, ठीक है। और न्यूनतम अगर ग्रामीण देखिए तो न्यूनतम ग्रामीण के अंदर धौलपुर आ जाएगा, ठीक है। ग्रामीण में जाएगा धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर का कितना है ग्रामीण के अंदर, 841, ठीक है, 841। और वही नगरीय, अगर नगरीय लिंगानुपात की बात करें न्यूनतम की, तो यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर, कितना, 807, जैसलमेर का 807, ये न्यूनतम है नगरीय लिंगानुपात, ठीक है। पूछा क्या है सर्वाधिक, तो यहाँ पर आ जाएगा पाली और टोंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। असम्मिलित का चयन कीजिए, यानी एक तरफ है पंचायत का मुखिया, एक तरफ है जनजाति। देखो सहलोत, सहरिया, गलत हो गया पहला ही, ठीक है। देखो जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति का जो मुखिया है इसको क्या कहते हैं, कोतवाल, क्या कहते हैं, कोतवाल, ठीक है। ये सहलोत जो है, सहलोत है ग्रासिया जनजाति का, ठीक है। कौन सी, ये जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया, ग्रासिया का मुखिया कहलाता है सहलोत, ठीक है। तो ये तो पहला गलत हो गया इसके अंदर। बाकी गमेती बीर जनजाति सही है, पटेल मीणा का है, और मुखी डामोर जनजाति, ठीक है। पहला इसमें क्या हो गया, गलत। प्रश्न नंबर 9। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है, 800 से कम। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोई नहीं, ठीक है। 800 से कम लिंगानुपात की किसी भी जिले का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और असत्य वक्तव्य की पहचान कीजिए। देखो 2001 से 2011 के मध्य राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले जिले क्रमशः जयपुर, दौसा, भरतपुर हैं, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है राज्य में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या 3 है, नहीं ये गलत है। कितनी है, 2 है, कितनी है, 2, ठीक है। इसमें आ जाएगा 2, इसमें जयपुर और भरतपुर, जयपुर 595, भरतपुर 503। इसके बाद देखो 2001 से 2011 की अवधि के दौरान राज्य के जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये भी क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा गलत हो गया, पूछा है असत्य, तो असत्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा इसमें, देखो अच्छा एक बार बचा हुआ है, तो असत्य तो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 2। चौथा क्या कर रहा है, राज्य में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व रखने वाले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर हैं, ठीक है। जैसलमेर कितना है, 17, बाग और बीकानेर 78 और बाड़मेर 92 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर संकुल कितने हैं, 10 लाख से अधिक, तो कितने हैं, 4, कितने हैं, 4, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है, तो यहाँ पर आ जाएगी 81.73, ठीक है, 81.73। क्वेश्चन नंबर 13। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। वही अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, तो लिंगानुपात पूछा है, घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, देखो पाली, फिर टोंक, फिर दौसा, फिर अलवर, ठीक है, ये वो है घटता हुआ क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युगम में अनुसूचित जाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है, न्यूनतम प्रतिशत है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट आंसर, देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की जनजातियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। राजस्थान की जनजातियों के संदर्भ में देखो, अनुसूचित जनजातियां राज्य की कुल आबादी का 16.5% है। नहीं, कितना है यहाँ पर आ जाएगा 13.5%। कितना जाएगा 13.5%। राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राज्य की 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया है। ये सही है, ये गलत है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का एकमात्र श्री गंगानगर जिला जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। और राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर 1000 है, ठीक है। ये बाकी तीनों सही है, पहला इसमें क्या हो गया गलत, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 13.5%। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखो जनजाति और निवास क्षेत्र, देखो मीणा जयपुर दौसा सवाईमाधोपुर, सही है। कथोड़ी कोटा बूंदी, नहीं, कथोड़ी कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर, उदयपुर में कथोड़ी जनजाति, ठीक है। ग्रासिया आबू रोड पिंडवाड़ा सिरोही उदयपुर, ये भी सही है। डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये भी सही है। कथोड़ी इसमें क्या है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001-2011 सर्वाधिक तथा सबसे कम क्रमशः थी। देखो यहाँ पर क्या जाएगा, सर्वाधिक बाड़मेर और सबसे कम गंगानगर, ठीक है। देखो बाड़मेर कितनी है, 32.5%, ठीक है। और वही न्यूनतम गंगानगर कितना, 10%, ठीक है। यह है जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011, सर्वाधिक और सबसे कम। चलिए 18 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है। सर्वाधिक नगरीय 10 की वृद्धि दर, तो यहाँ पर आ जाएगा अलवर। कितनी है अलवर की, 50.5%, 50.5%, ठीक है। और ये तो सर्वाधिक हो गई, ठीक है, सर्वाधिक। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है डूंगरपुर की 9.8%, ठीक है। ये न्यूनतम क्या पर आ जाएगा, न्यूनतम डूंगरपुर, यह है न्यूनतम। न्यूनतम कितनी है यहाँ पर, न्यूनतम डूंगरपुर की 9.8%, कितना 8, ठीक है, 8%। तो राइट आंसर क्या आंसर, सर्वाधिक अलवर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 85,48,437, सही है। राजस्थान विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% अंश रखता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत की कुल जनसंख्या का 9.67% अंश रखता है, नहीं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.66%, ठीक है, 5.66%। तो ये इसके अंदर हो जाएगा 1 व 2 सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा 1 व 2। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखो साक्षरता है और एक तरफ है जिला। देखते हैं यहाँ पर पूछा है, देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है, झुंझुनू की, कितनी है 86.9%, ठीक है, 86.9%, तो ये तो सही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कोटा की, ये भी सही है। कोटा की कितनी है, तो कोटा की हो जाएगी कितनी 65.9%, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है, न्यूनतम महिला साक्षरता झालोर, ये भी सही है, ठीक है, झालोर न्यूनतम महिला साक्षरता दर,
जल्दौरी की जाएगी 38 पॉइंट कितनी 56%, ठीक है, 38.56%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता झालोर, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है, प्रतापगढ़, ये गलत है, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता जाएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतापगढ़ कितना 69.5%, ठीक है। तो गलत कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्न में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के सभापति थे, संघ शक्ति समिति के सभापति थे, कौन थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा करों का भुगतान करें, ठीक है, बाकी देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, तो इसमें 1 नंबर क्या है, गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में राजस्थान की देशी रियासतों से कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, संविधान सभा में राजस्थान की जो देशी रियासतें थी यहाँ से कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो कुल यहाँ पर 11 जाएगा, कितना 11। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, देखो संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, ठीक है, बाकी संगठन बनाने का अधिकार है, समूह बनाने का भी अधिकार है, देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने का भी अधिकार है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, 1 नंबर गलत। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैबिनेट मिशन के अनुसार कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा की एक सीट का निर्धारण किया गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत चीफ कमिश्नरी प्रांत में शामिल थे, तो यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग भी था, ब्रिटिश बलूचिस्तान भी था और दिल्ली भी था, यह संयुक्त प्रांत इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर जगह 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर दूसरा। 28 नंबर देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा की गई थी, संविधान सभा की गठन की मांग व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर जगह M.N. राय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वह एकमात्र देशी रियासत कौन सी थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा हैदराबाद, कौन सी नहीं थी, हैदराबाद। 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, पहले तो बताओ, संविधान सभा की प्रथम बैठक थी कब हुई थी, तो क्या जाएगा डेट यहाँ पर 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी, 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इसमें यहाँ पर बताएं 9 महिलाएं शामिल थी, ठीक है, महिलाएं कितनी थी 9, और कुल सदस्य कितने थे यहाँ पर प्रथम बैठक के अंदर, तो कुल सदस्य थे 207, कितने थे 207, इसमें से महिलाएं थी 9, ठीक है, तो ये तो सही है। JB कृपलानी संविधान सभा में प्रथम वक्ता थे, ये भी सही है, ठीक है। इसकी दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया नहीं, ये तीसरी बैठक में किया गया था, कब, तीसरी में, ठीक है, तो ये गलत हो गया, बाकी 1, 2 सही है, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें 207 सदस्य थे, 9 महिलाएं थी, ठीक है। दूसरी जो बैठक हुई थी 10 दिसंबर 1946 को, और तीसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न नंबर 31 है,
निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति का सभापति बनाया गया था? तो यहाँ पर किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? देखो, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो यहाँ पर आ जाएगा बेगम एजाज रसूल। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, देखो, एक तरफ है संविधान सभा के सदस्य और एक तरफ है संबंधित रियासत, सम्मिलित करना है। देखो, सरदार सिंह ये आ जाएगा खेतड़ी, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय इधर अलवर आ जाएगा, और राज बहादुर भरतपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर तीसरा। 34 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। कब चुना था? 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? अंतरिम संसद के रूप में, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 नवंबर 1947 को। ठीक है, 17 नवंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 36, किसके अनुसार संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? हिंदुओं का क्या कहा है? निकाय। तो यहाँ पर आ जाएगा विस्काउंट साइमन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की अंतरिम सरकार में सम्मिलित मंत्रियों व विभागों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चुनाव करें। देखो, नरहरि विष्णु गाडगिल, निर्माण, खान और विद्युत मंत्री, इनको बनाया गया था। सही है। केसी नियोगी, ये राहत व पुनर्वास मंत्री बनाया गया केसी नियोगी को। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसको क्या बनाया था? इसको तो बनाया था उद्योग मंत्री। क्या बनाया था? उद्योग व आपूर्ति मंत्री बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया था? तो स्वास्थ्य मंत्री बनाया था किसको? स्वास्थ्य मंत्री बनाया था राजकुमारी अमृत कौर को। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर को बनाया था। तो ये इसमें चौथा गलत है। ठीक है, तीसरा भी सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उद्योग मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया था, ये यहाँ तक तो सही है, तथा इसकी यहाँ पर 168 दिन बैठ के चली थी। नहीं, बैठ के कितनी चली थी? 165 दिन। कितनी? 165। ठीक है, तो पहला गलत है इसके अंदर। संविधान सभा की कार्यवाही व रिकॉर्ड को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेटर्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया, तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। यानी इसमें सही कौन सा है? दूसरा व तीसरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर देखिए, डीबी खेतान की मृत्यु के बाद किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था? किसके बाद में? डीबी खेतान की मृत्यु के बाद में प्रारूप समिति का सदस्य किसको बनाया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा टीटी कृष्णामाचारी को। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी को। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं होते हुए भी संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष थे? यानी संविधान सभा का सदस्य नहीं था, फिर भी संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष थे। कौन था? तो यहाँ पर आ जाएगा एस के दरविता, उषा नाथ सेन भी थी, और एस वरदाचारी, यानी उपयुक्त सभी। इसमें आ जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा का अस्थायी उपसभापति कौन था? अस्थायी उपसभापति, तो फ्रैंक एंथनी। कौन था? फ्रैंक एंथनी। क्वेश्चन नंबर 42 है, मूल संविधान के संदर्भ में सही संख्यात्मक मानों का चयन करें।
तो यहाँ पर आ जाएगा मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और 395 क्या थे अनुच्छेद। ठीक है, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर है मूल संविधान में। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के संदर्भ में असंगत युग्म की पहचान करें। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया था, तो इनमें से असंगत कौन सी है। ठीक है, देखो अंग्रेज, तमिल और बोडो, इनके अलावा सभी को शामिल किया गया था। ठीक है, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, गुजराती, असमिया, बस इसमें अंग्रेजी, तमिल और बोडो इनको शामिल नहीं किया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग तथा उससे संबंधित विषय के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन करें। भाग 9 का पंचायतें नहीं, भाग 9 इसके अंदर क्या है, भाग 9 का के अंदर तो यहाँ पर आ जाएगा नगर पालिकाएं। क्या है, नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाएं। और पंचायतें हैं भाग 9 के अंदर। ठीक है, भाग 9, ये 9 में है पंचायतें, तो ये गलत है इसके अंदर। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं, और भाग 19 में है विविध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, असुमेलित युग्म कौन सा है। यही संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये स्रोत आयरलैंड से लिया गया है, सही है। विधि के समक्ष समानता, अमेरिका नहीं, यहाँ पर जाएगा इंग्लैंड। क्या जाएगा, इंग्लैंड। संघीय व्यवस्था कनाडा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस, ये भी सही है। ठीक है, दूसरे क्या है यहाँ पर गलत है। 45 के अंदर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 46 नंबर, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा राज्यसभा सीटों का बंटवारा। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में सत्यकूट की पहचान कीजिए। देखो, एकीकृत न्यायपालिका, पंथ निरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संविधान की सर्वोच्चता। तो ये सभी क्या है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, यानी सभी के सभी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। देखो, पहला देखो, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है, सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, सही है। ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, ये भी सही है। किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ये चौथा यहाँ पर क्या है गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 में है इधर मूल अधिकार, एक तरफ है अनुच्छेद। मूल अधिकार और अनुच्छेद इनको सम्मिलित करना है। देखो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ठीक है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी शैक्षिक शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर अनुच्छेद 15(5) में। ठीक है, अनुच्छेद 15(5) में। क्वेश्चन नंबर 51, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता में किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास। ठीक है, यहाँ पर इनके विषय में भेदभाव नहीं किया जाएगा अवसर की समता के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 है,
किस संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? स्वतंत्रता संविधान संशोधन। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता निर्वाण कानून के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण 1976, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1978, ये गलत है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से उपाधियों का अंत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कूट की पहचान करें। देखो, अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(2) में क्या है? देखो, अनुच्छेद 18(2) में है कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, तो ये गलत है इसके अंदर। अनुच्छेद 18(1), इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है, देखो, अनुच्छेद 18(1) में है राज्य सेना व शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधि नहीं देगा। ठीक है, ये है। और ये जो दिया है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा, ये है कौन से में? अनुच्छेद 18(2) के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 18 में हो जाएगी कौन सी? ये, तो ये दोनों गलत हो गई। अनुच्छेद 18(3), इसके अनुसार विदेशी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ग्रहण करेगा, ये सही है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर सही है। तो 54 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सशस्त्र बलों के। ठीक है, सशस्त्र बलों के। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अधिकार के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसके तहत दांडिक विधियां भूत लक्षणी प्रभाव से लागू की जा सकती हैं, नहीं, ये गलत है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जा सकता है। किसी भी आरोपी को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल मौलिक अधिकार हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 21 के अनुसार। तो यहाँ पर आ जाएगा आश्रय का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार भी है। ठीक है, ये सभी अधिकार हैं अनुच्छेद 21 में। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, निवारक निरोध के तहत बंदीकरण की अवधि निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर आ जाएगा संसद को। किसको है? संसद। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है? किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की प्राचीर की संज्ञा दी है? तो यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 32 को। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी अर्ध सरकारी पद पर पदासीन होता है तो न्यायालय में किस प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो यहाँ पर आ जाएगा परमादेश। कौन सी? परमादेश। क्वेश्चन नंबर 62, मूल अधिकारों के निलंबन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, सही है। अनुच्छेद 20 व 21 में दिए गए प्रावधानों का किसी भी दशा में निलंबन नहीं किया जा सकता,
ये भी सही है। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद यहाँ पर कौन सा जाएगा? अनुच्छेद 358। कौन सा है? अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतः जो अधिकार है ये स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? अनुच्छेद 358। तो ये गलत है, यानी पहला व दूसरा इसमें क्या है? सही है। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 व 2 सही, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। 63 में क्या करना है? देखो सुमेलित करना है। देखो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 यह जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 ये बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का प्रबंध है। अनुच्छेद 43 में जाएगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। और अनुच्छेद 48 इसमें कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सम्मिलित है 4 2 3 1। देखो 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला देखिए 64 नंबर। किस विद्वान के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान के सार तत्व हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव। प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति उदार बढ़ाने का समसूचक है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 66 है। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, ये बात सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये गलत है। देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े तो गए थे 10 मूल कर्तव्य, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन आएगा यहाँ पर? कौन सा जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 1976 के तहत ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो यहाँ पर केवल कौन सा है? केवल 1 वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 67। भारत में मूल कर्तव्यों को किस संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 68 है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 11वां, तो 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 10 मूल कर्तव्य कहाँ तक जोड़े थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। देखो सम्मिलित करना है। एक तरफ मूल कर्तव्य है, एक तरफ है अनुच्छेद। संविधान का पालना अनुच्छेद 51A1। देश की संप्रभुता एकता की रक्षा व अक्षुण्ण बनाना अनुच्छेद 51(1)(3) सही है। सामाजिक संस्कृति को समझना अनुच्छेद 51A और 6। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनुच्छेद 51A और 8, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें सभी के सभी क्या है? सम्मिलित है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? 1 2 3 4, यानी पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से केवल नागरिकों की प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है? नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, 70 के अंदर आ जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71। मौलिक कर्तव्यों को शिक्षण संस्थाओं में क्रियान्वयन हेतु वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? वर्मा समिति, तो 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 72। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आ जाएगा केवल मानववाद को बढ़ावा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यहाँ पर पूछा है कि किसका उल्लेख भाग 4 का में किया गया है? तो भाग 4 का के अंदर मानववाद को बढ़ावा दिया गया है, ये दूसरा गलत है। ठीक है, केवल यहाँ पर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 73। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर चर्चा करें।
देखो, गौरवशाली परंपरा, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव और हिंसा से दूर। यहाँ पर पूछा है इनमें से किनका उल्लेख मूल कर्तव्य में किया गया है। तो मूल कर्तव्य में सभी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो यहाँ पर आ जाएगा TN सेशन। देखो, HR गोखले थे, सैयद मोहम्मद थे, BNR बनर्जी भी थे। इसमें तीसरा नहीं था, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 38। ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 है, सरकारी संपत्ति का संरक्षण करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा मूल कर्तव्य। 77 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किसने कहा कि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य सहकारी समितियों की स्वैच्छिक निर्माण, उनके कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 43B। ठीक है, अनुच्छेद 43B। क्वेश्चन नंबर 79, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के दर्शन का प्रभाव नहीं है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन, तीसरा। देखो, ग्राम पंचायतों की स्थापना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, नशीली औषधियां, मदिरापन का निषेध, इनमें गांधी जी के दर्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये क्या है? यहाँ पर गलत। क्वेश्चन नंबर 80 है, संविधान की किस भाषा में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर जाएगा भाग 4 में। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख भाग नंबर 4। इसके बाद 81 नंबर है, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण किस नीति निर्देशक तत्वों का भाग है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 49। क्वेश्चन नंबर 82 है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है। नीति निर्देशक तत्व सामुदायिक हितों पर बल देते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य है नहीं, ये वाद योग्य नहीं है। पहला और दूसरा इसमें क्या है? सही है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस वाद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर आ जाएगा गोलकनाथ वाद में। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस वाद में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मौलिक अधिकार नहीं माना? तो यहाँ पर आ जाएगा राजेश कुमार गौड़वाद, इसने नहीं माना था। ठीक है, इंदिरा गांधीवाद, केरुबारीवाद और SK संगरीवाद, ये सही है। इसमें जाएगा 1 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार हेतु किस वर्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा 2010 में। क्वेश्चन नंबर 87 है, 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस नीति निर्देशक तत्व की क्रियान्वयन से संबंधित है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 39B। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प असम्मिलित है? देखो, अनुच्छेद 39F बालकों के विकास हेतु अवसर देना, सही है। अनुच्छेद 39C संपत्ति व उत्पादन के संकेंद्रण को रोकना, ये भी सही है। अनुच्छेद 39A सभी नागरिकों आजीवन के समान अवसर देना, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 44A समान नागरिक संहिता, तो ये ए नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना
के तहत दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है? तो यहाँ पर राशि हो जाएगी 5,000 रुपये। कितनी? 5,000। क्वेश्चन नंबर 90, अगस्त 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना का प्लेटिनम जुबली समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 91 है, कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर जाएगा अर्चना बिलोनिया। अर्चना बिलोनिया। क्वेश्चन नंबर 92 है, SDG इंडिया इंडेक्स 4.0 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा 11वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की स्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप प्रोग्राम की घोषणा की गई है। यहाँ पर लीप का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो नंबर आ जाएगा इसमें लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखो सूची 1 में है पेनोरमा और इधर है स्थान। देखो भामाशाह पेनोरमा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। खेमा बाबा का पेनोरमा है बालोतरा के अंदर। आदिवासी पेनोरमा ये दौसा के अंदर है और राजा खेमकंड पेनोरमा है भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है? सम्मिलित है। 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, राजस्थान की खनिज नीति 2024 ड्राफ्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र के योगदान की वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 3.4 से बढ़कर 5% करना है। ये तो सही है। और इस नीति का उद्देश्य खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। ये भी सही है। यानी सत्य कथन कौन सा है? 1 व 2 दोनों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अगला देखिए 96 नंबर है, 3 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग के लिए राजस्थान सरकार के किस विभाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्क्वाड्रन लीडर मोहन्ना सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो यहाँ पर आ जाएगा झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 98, 13 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस सीट उपचुनाव प्रस्तावित नहीं है? तो कौन सी नहीं है यहाँ पर? देखो रामगढ़ है, 84 है, देवली उनियारा है, सहाड़ा, ये सहाड़ा इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले के व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान करें। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, 3 नंबर। और लास्ट प्रश्न है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा राज्य की सुरक्षा, मानहानि और लोक व्यवस्था बिगड़ने पर। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो ये था आज का माइनर टेस्ट पेपर 10 जो 10 नवंबर को आयोजित करवाया गया था। ठीक है, तो अभी तक कुल माइनर टेस्ट पेपर हो गए 10। ठीक है, और 2 पेपर हो गए मेजर टेस्ट पेपर। तो 12 मॉडल पेपर यहाँ पर हो चुके हैं आपके जीके के, जो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और सभी की PDF टेलीग्राम पर मिलेगी और इन्हीं के साथ में आपको बुकलेट मिलेगी। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक और अपने साथियों को भी शेयर
कर देवे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।